नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री सफ़र बाई RGSV। इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग आज कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि उनकी शुरुआत कैसे हुई। देखिए, हुआ क्या, जब अंग्रेज़ भारत में आए तो 17वीं शताब्दी तक पुर्तगाली और डचों की शक्तियों को अंग्रेज़ों ने समाप्त कर दिया था। उसके बाद जब 18वीं शताब्दी आई तो उस समय फ्रांसीसी एक नई प्रतिद्वंदी बनकर अंग्रेज़ों के सामने आए। अब फ्रांसीसियों ने किया क्या कि 1668 में उन्होंने सूरत में अपनी व्यापारिक कंपनी स्थापित की। उसके बाद के कुछ वर्षों में, जैसे कि 1690 और 92 के आसपास, इन्होंने कलकत्ता में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। अब आरंभिक इन 2 वर्षों में इनका जो है फ्रांसीसियों का व्यापार पर एकाधिकार स्थापित हो गया था। अब धीमे धीमे जब अंग्रेज़ों ने भी व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना चाहा तो इन दोनों शक्तियों के बीच में युद्ध हुए और इन युद्धों को ही कर्नाटक युद्ध का नाम दिया गया। और इसी तरह प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध हुए। तो आज की श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं कर्नाटक युद्धों के बारे में। तो आइए जुड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो बात करेंगे आज हम प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में। पहला कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 1748 के मध्य चला, लेकिन इसकी भूमिका जो थी वो 1740 से ही बनना आरंभ हो गई थी। कहने को तो ये कर्नाटक के उत्तराधिकार का संघर्ष था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष था। और ये संघर्ष कैसे आरंभ होता है? ये संघर्ष शुरू हुआ है 1740 से। 1740 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का संकट आरंभ हुआ। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के संकट में ये था, जो ऑस्ट्रिया का जो राजा था लुई 6, उसका जब निधन हुआ तो उसने अपनी पुत्री मैरिया थेरेसा को वहाँ का उत्तराधिकारी घोषित किया। और यूरोप में एक प्रथा चलती थी कि लड़कियों को शासन करने का अधिकार नहीं था, लेकिन उसने उस प्रथा का खंडन किया और अपनी पुत्री को ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार प्रदान किया। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई, और समाज में कहते हैं ना कि प्रथाएं एक दिन में ख़त्म नहीं होती हैं, और उस प्रथा का प्रभाव वहाँ की जनता पर भी था। तो ऐसे में उस उत्तराधिकार का जो दावा है वो पेश करता है प्रशा का शासक। ठीक है, प्रशा के शासक ने ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार पर अपना दावा पेश किया और यहाँ से संघर्ष शुरू होता है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का। और ये संघर्ष बढ़ते बढ़ते पूरे यूरोप में गया और इसमें 2 धड़े बटे, एक ब्रिटिशर्स का और एक फ्रांसीसियों का। जो ब्रिटिश लोग थे वो ऑस्ट्रिया के पक्ष में आए और जो फ्रांसीसी थे वो प्रशा, यानी कि जो वर्तमान का जर्मनी है, उसके पक्ष में आ गए थे। और जब वहाँ यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांसीसी लड़ रहे हैं, और उसी के परिणाम स्वरूप यहाँ भारत में भी संघर्ष शुरू हुआ। होता क्या है, जब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार संघर्ष की खबर भारत में पहुँचती है तो उस समय फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर होता है ड्यूप्ले और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर होता है मोर्स। अब ड्यूप्ले जो था वो दूरदृष्टि वाला नेता था, तो उसने क्या किया, जो कर्नाटक के जो नवाब थे अनवरुद्दीन, उनसे उसने निवेदन किया कि आप कर्नाटक में किसी भी प्रकार का युद्ध या संघर्ष ना होने दें। और यही अनुरोध उसने मोर्स से भी किया कि आप भी ना कोई संघर्ष करें। लेकिन वो कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। जब 1746 में मॉरिशस का गवर्नर भारत में आता है, जिसका नाम लंबोर्दोने था, उसकी सहायता पाकर जिस मोर्स से इसने अनुबंध किया था कि आप युद्ध न लड़ें, उसी पर हमला करता है और मद्रास पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लेता है। और एकाधिकार स्थापित करता है, होता क्या है, और उसी समय लंबोर्दोने और ड्यूप्ले के बीच में कुछ मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। लंबोर्दोने लगभग 4 लाख पाउंड की रिश्वत ले करके
जो मद्रास का जो क्षेत्र है वो अंग्रेज़ों को दे देता है। लेकिन जैसे ही लम्बोर्दो ने मॉरिशस जाता है, डुप्ले जो है वो पुनः कब्ज़ा कर लेता है मद्रास पर। हुआ क्या था कि डुप्ले ने अनवरुद्दीन से एक करार किया था कि जब हम मद्रास पर कब्ज़ा कर लेंगे तो ये मद्रास हम आपको सौंप देंगे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जब ऐसा नहीं किया तो अनवरुद्दीन ने डुप्ले पर आक्रमण कर दिया और उसका नेतृत्व किया था उसके बेटे महफूज खान ने। लेकिन डुप्ले के नेतृत्व में, डुप्ले के कुशल नेतृत्व में उसने नवाब की सेना को हरा दिया। जब उसने नवाब की सेना को हरा दिया तो उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गईं। ये सिद्ध हो गया कि जो यूरोपीय की सेना है वो भारत के नवाबों की सेनाओं से काफ़ी सशक्त हैं, वो हरा सकते हैं। और इसी के मद में आकर के उसने क्या किया, एक गांव था अंग्रेज़ों का, वही पुदुचेरी के दक्षिण में, पुदुचेरी के दक्षिण में एक गांव था जिसे हम सेंट फोर्ट डेविड के नाम से जानते हैं। उसका उसने घेरा कर लिया और वो घेरा लगभग 1.5 साल तक किए रहा। और तब तक होता क्या है, उधर से ब्रिटेन से सेना भेज दी जाती हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता के लिए, ठीक है। तो उसका घेरा तो करता है लेकिन उस पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर पाता है। और जब सेनाएं आती हैं, इसी के चक्कर में सेनाएं भी पुदुचेरी का घेरा करती हैं लेकिन पुदुचेरी पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं करती हैं। तब तक 1748 में एक्स-ला-सैपल की संधि होती है। जब एक्स-ला-सैपल की संधि हो जाती है और शत्रुताएं क्या है कि समाप्त हो जाती हैं अस्थायी रूप से, तो वो यहाँ भी संघर्ष जो होता है वो समाप्त हो जाता है। उधर यूरोप में समाप्त हुआ, इधर भारत में समाप्त हो गया। तो एक्स-ला-सैपल की संधि के तहत होता क्या है कि जो मद्रास का जो क्षेत्र है, भारत में जो मद्रास का जो क्षेत्र है वो अंग्रेज़ों को दे दिया जाता है और उधर अमेरिका के लुइसबर्ग का जो क्षेत्र है वो फ्रांसीसियों को मिलता है। और यहीं से प्रथम कर्नाटक युद्ध जो होता है वो समाप्त हो जाता है। जब प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, क्या इसका प्रभाव पड़ा? इसका प्रभाव ये था कि इसने भारत के राजाओं की कमजोरियों को उजागर किया, नौसेना की शक्ति के महत्व को दर्शाया। और ये जो मिथ बना हुआ था कि भारत से यूरोपीय शक्ति नहीं जीत सकती, जो अडयार के युद्ध में फ्रांसीसियों ने वहाँ के नवाब को हराया, ये मिथ टूट गया कि जिसकी नौसेना मजबूत होगी भारत पर आने वाले समय में उसी का 1848 में हैदराबाद के निजाम आसफ जहां, निजाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद उनके पुत्र नासिर जंग तथा उनके पौत्र मुजफ्फर जंग के बीच में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। उसी बीच कर्नाटक में भी अनवरुद्दीन तथा जो पूर्व शासक थे दोस्त अली के दामाद चंदा साहब के बीच में भी उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ। अब इसी का फायदा उठाया अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने। अंग्रेजों ने साथ दिया अनवरुद्दीन का और नासिर जंग का, और इस फ्रांसीसियों ने साथ दिया मुजफ्फर जंग और चंदा साहब के साथ हुए। अब जब फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग और चंदा साहब के बीच संधि की और इसी के बाद उन्होंने इन दोनों को प्रेरित किया युद्ध के लिए। इन्होंने अपनी एक सेना भेजी अनवरुद्दीन के खिलाफ। जब ये सेना अनवरुद्दीन के खिलाफ गई तो अनवरुद्दीन से जो युद्ध हुआ उसमें अनवरुद्दीन मारा गया और इसका पुत्र मोहम्मद अली वहां से भाग निकला। इस तरह अनवरुद्दीन की मृत्यु वेल्लोर के निकट अंबर के युद्ध में हो गई। अब कर्नाटक पे जो नवाब बना, चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। अब फ्रांसीसी की शक्तियों को कर्नाटक में सीमित करने के लिए अंग्रेजों ने नासिर जंग को युद्ध के लिए प्रेरित किया और नासिर जंग ने फ्रांसीसियों पर आक्रमण किया। यहाँ पे डुप्लेक्स ने अपनी कूटनीति से जो नासिर जंग की सेना थी उनको अपने पक्ष में कर लिया और नासिर जंग को मार गिराया और मुजफ्फर जंग को नवाब बनाया गया। मुजफ्फर जंग नवाब बनने से ही पहले उनकी भी मौत हो गई और उनके छोटे भाई सलावत जंग को हैदराबाद का नवाब बनाया गया। 1751 में अंग्रेजी गवर्नर सैंडर्स ने एक सेना मोहम्मद अली की सहायता के लिए त्रिचनापल्ली की ओर भेजी। अब इसी बीच फ्रांसीसियों ने भी चंदा साहब की सहायता के लिए एक सेना भेजी। जब ये दोनों सेनाएं आमने सामने हुई
तो इस तरह कर्नाटक का युद्ध क्षेत्र शुरू हुआ और द्वितीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हुई। जब अंग्रेज और फ्रांसीसी तिरुचिरापल्ली में घेरेबंदी में लग गए थे तो ठीक उसी समय अंग्रेजी गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने सैंडर्स को कर्नाटक की राजधानी अकार्ड पर हमला करने को कहा। जब सैंडर्स ने अकार्ड पर हमला किया तो उसको विजय की प्राप्ति हुई। अब चंदा साहब के पुत्र रजा खान ने अकार्ड पर हमला किया और वे कुछ हद तक रॉबर्ट क्लाइव को उसने घेर भी लिया था, लेकिन अंग्रेजी गवर्नर लॉरेंस की अध्यक्षता में रजा खान को पीछे हटना पड़ा और इस तरह से उसने चंदा साहब के विरुद्ध आक्रमण किया और चंदा साहब युद्ध से भाग निकला और लेकिन कुछ समय बाद उसकी मृत्यु भी हो गई और उसके बाद मोहम्मद अली को नवाब बनाया गया। अब दुपले की जो नीतियाँ थी वो लगातार अपनी नीतियों पे वो लगा रहा, वो पीछे नहीं हटा, लेकिन फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ली को की नीतियों से तंग आकर उसे वापस बुला लिया और उसकी जगह गोड्यू को गवर्नर बना के भारत भेजा। और गोड्यू ने अंग्रेजों के साथ एक संधि करना चाहा या मतलब कह सकते हैं कि उनके साथ जो नीति बनाई वो युद्ध को ना होके एक साझेदारी नीतियाँ बनाई। इन नीतियों के बाद इनके बीच में एक संधि हुई जिसे पौंडीचेरी की संधि कहा गया और इस तरह से द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई। इसका प्रभाव ये हुआ कि जो नीतियाँ या अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था दुपले, उसका लाभ अंग्रेजों को मिला और अंग्रेज ने भारत में अपना आधिपत्य स्थापित किया। पांडिचेरी की संधि से द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समापन हुआ, लेकिन पांडिचेरी की जो संधि थी वह अस्थायी साबित हुई। 1756 में जब ऑस्ट्रिया ने सिलेनिया पर कब्जा करना चाहा तो ऐसे में एक सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत हुई जो 1756 से 1763 तक चला और इस सप्तवर्षीय युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़े और इस युद्ध ने एक बार फिर से भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों को पुनः युद्ध के मैदान में आमने सामने खड़ा कर दिया और यहीं से आरंभ होता है तृतीय कर्नाटक युद्ध जो 1758 से 1763 तक चला। भारत में अंग्रेज़ों के बढ़ते प्रभुत्व को सीमित करने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने अपने गवर्नर काउंट थॉमस आर्थर डी लाली को भारत भेजा और जब तक वह भारत पहुंचा, वही 1758 में पहुंचा था, तब तक अंग्रेज़ों का बंगाल पर प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। हुआ क्या, जब बंगाल पर प्रभुत्व स्थापित हुआ तो अंग्रेज़ सशक्त हो गए, जिससे रॉबर्ट क्लाइव ने वाटसन की मदद से इनके महत्वपूर्ण बस्ती फ्रांसीसियों की चंद नगर पर कब्ज़ा किया और इसी समय प्लासी का युद्ध भी हुआ जिसमें भी अंग्रेज़ों की विजय हुई, जिससे बंगाल पर एकाधिकार अंग्रेज़ों का स्थापित हो गया। काउंट डी लाली जैसे ही भारत पहुंचा, उसने भारत आते आते सेंट फोर्ट डेविड का घेरा डाला और जून 1758 में इसने उस पर कब्ज़ा भी कर लिया। इसके बाद इसने तंजावुर का घेरा डाला, लेकिन तंजावुर का घेरा काफ़ी लंबे समय तक रहा, जिसका जो लाभ था वो अंग्रेज़ों को मिला और अंग्रेज़ों की सेना बंगाल से तंजावुर की ओर जब पहुंचती है तो लाली को उस घेरे को हटाना पड़ता है, वहाँ से हटना पड़ता है, जिससे हुआ क्या, फ्रांसीसियों का प्रभाव भारत। तंजावुर से खाली हाथ लौटने के पश्चात लाली ने मद्रास पर अपना घेरा स्थापित करने का प्रयास किया। मद्रास पर घेरा डालने के निर्णय के लिए उसने हैदराबाद के गवर्नर बुस्सी को बुलाया, उसकी सहायता से उसने घेरा डाला और जब बुस्सी ने हैदराबाद छोड़ा तो इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों को मिला और अंग्रेज़ों ने उत्तरी सरकार पर कब्ज़ा कर लिया और कब्ज़ा ये किया था अंग्रेज़ों के गवर्नर कर्नल फोर्ड ने। और जब उत्तरी सरकार पर कब्ज़ा हो गया तो भयवश हैदराबाद का जो नवाब था सलावत जंग, वो अंग्रेज़ों के पक्ष में आ गया। मद्रास का घेरा डालने के पश्चात लगभग 1 साल तक छोटी मोटी अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य झड़पें होती रहीं। 1759 में अंग्रेज़ी गवर्नर
कुक के नेतृत्व में एक सेना मद्रास की ओर भेजी जाती है और युद्ध होता है। मद्रास और पांडिचेरी के मध्य एक स्थान है वांडीवास, वहाँ युद्ध होता है जिसमें फ्रांस की सेना पराजित होती है और बुस्सी को, जो कि गवर्नर था, फ्रांसीसियों की ओर से लड़ रहा था, उसको बंदी बना लिया जाता है। और वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित होते हैं और यहीं से अंत होता है फ्रांसीसियों के वर्चस्व का और उदय होता है अंग्रेज़ों के एक छत्र। इसके पश्चात 1763 में पेरिस की संधि होती है, जिसके तहत पांडिचेरी और चंदनगर जैसे क्षेत्र जो थे वो फ्रांसीसियों को दे दिए गए और यहाँ से अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के मध्य जो संघर्ष चल रहा था वो समाप्त होता है। इन पे अधिकार तो मिल गया है, लेकिन इस संधि के तहत फ्रांसीसियों को सेना रखने का अधिकार नहीं था, वे केवल व्यापार कर सकते थे। और इस संधि ने ये स्पष्ट कर दिया कि अब भारत पर जो एकाधिकार है वो अंग्रेज़ करेंगे। इस संधि ने डुप्ले द्वारा रखी गई फ्रांसीसी साम्राज्य की मजबूत नींव को उखाड़ फेंका और भारत में अंग्रेज़ों के एक छत्र शासन के रास्ते खोल दिए। अब अंग्रेज़ों का जो सफ़र है एक व्यापारिक कंपनी से एक राजनीतिक शक्ति की ओर आरंभ होता है।